अच्छा जी, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल कि आप एक डेटा सेट से तो उसकी मेजर्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हो और वो यूनिक होती हैं। एक डेटा सेट दिया हुआ है तो उसका मीन भी फिक्स है, उसका मीडियन भी फिक्स है, यूनिक हैं सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज़ दे दी जाएँ कि मीन, मीडियन, मॉड ये दिया हुआ है, अब इसका डेटा सेट बताएं कोई, तो वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। इनडायरेक्टली कई बार आपकी एग्जांपल्स में, डिस्कशन में इस तरह के डेटा सेट्स आ चुके हैं कि आपके पास दो डेटा सेट्स दिए हुए हैं जिनकी मेजर्स जो हैं वो एक जैसी हैं। जैसा कि वो खुद भी आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको मैं दो डेटा सेट आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड पे। एक डेटा सेट है, उसकी सारी वैल्यूज़ हैं जो हैं वो 5 हैं, ठीक है, फिक्स वैल्यूज़ हैं 5। चलो 4 बार आ गई हैं, ठीक है। इसकी एवरेज जो है वो भी 5 होगी, इसका जो मीडियन है वो भी 5 होगा, और इसका जो मॉड है वो भी 5 होगा। ऐसे ही है क्योंकि एवरेज भी कांस्टेंट है, वो तो वही रहेगी 5 इंटू 4, 20/5, वो 20/4, वो 5 ही आ जाएगा एवरेज। मीडियन सेंट्रल वैल्यू भी 5 ही रहेगी इसके। सेंट्रल दो वैल्यूज़ की एवरेज है वो 5 + 5 की एवरेज, तो वो भी 5/5 की एवरेज वो भी यही रहेगी। सबसे ज़्यादा बार 5 ही रिपीट हुआ है तो मॉड भी 5, तो ये 5 ही है डेटा के अंदर। आप हो, ठीक है, सकते हो इसकी एवरेज 5 वो 3 4 6 7, इसकी एवरेज कितनी होगी? इसकी एवरेज कितनी होगी जो मैंने डेटा सेट लिखा है अभी? 5 होगी सर 5 होगी। हाँ, इसकी जो है इसकी एवरेज 5 ही होगी। इसका मीडियन कितना होगा? सर मीडियन भी 5 होगा। मीडियन भी 5 होगा, 6 और 4 की एवरेज होगी वो। तो मॉड अलबत्ता 5 नहीं होगा, लेकिन इन एनी 7 केस हमने ये हाँ, मॉड मॉड इसका नहीं, इसका मॉड या 7 तो कोई भी नहीं है या सारे ही हैं, क्योंकि हर वैल्यू एक बार ही आ रही है ना। हर वैल्यू एक बार आ रही है, तो मॉड या तो आप कहेंगे कि कोई भी नहीं है, या फिर आप कहेंगे कि हर वैल्यू ही मॉड है क्योंकि इसमें हर वैल्यू एक जितनी बार आ रही है। तो तो इस तरह देखो कि अलग अलग डेटा सेट्स जो है उनके सेम मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। मीन और मीडियन की वैल्यू जो है वो अगर आपको दी हो तो ऊपर वाला डेटा सेट भी वही है, उसका मीन मीडियन, और नीचे वाला डेटा सेट भी वही है, मीन मीडियन। तो डेटा सेट्स यूनिक नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कुछ कॉम्बिनेटोरियल टेक्निक्स का, ठीक है। चीज़ों की काउंटिंग की जो गेम्स होती हैं, काउंटिंग गेम्स, उनका। उसके लिए मैंने ये सेकंड बुक जो थी ये रेकमेंड की थी कि ये जो सेकंड बुक है, यहाँ से आप लोग जो है वो काउंटिंग की टेक्निक्स सीख सकते हो, और ये बहुत अच्छी किताब है। तो हम यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है कॉम्बिनेटोरियल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जनरल, कि आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में बाज़ औक़ात कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत होती है चीज़ें काउंट करने के लिए। तो आप ये चैप्टर अच्छे तरीके से कर लो तो आपकी काउंटिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ सिनेरियोज़ होंगे, और उन सिनेरियोज़ में आपने जो चीज़ें काउंट करनी है उनकी काउंटिंग या उनके वेज़ कितने होंगे चीज़ें काउंट करने के, यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप आराम से तसल्ली से समझ लें। जो पहला डेटा सेट दिया हुआ है ये है हाँ। अच्छा, सिनेरियो वो हर बार खुद बिल्ड कर लेगा, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ सिनेरियोज बिल्ड करेंगे हम,
और उन सिनेरियोज में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इसी सिनेरियो में चाहिए क्या, और फिर उस रिस्पेक्ट से हम डिसाइड करेंगे कि कितने वेज में हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। ठीक है। तो ये जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है जो सामने अभी आपको प्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने, और इस कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम में एक सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम के जो कितने वेज हो सकते हैं। ठीक। ओके, तो इसको पहले तो आप इस केस को समझ लो कि केस किस तरह का है। A communication system, यहाँ से a communication system is to consist of n seemingly identical antennas। उसमें आइडेंटिकल एंटीनाज हैं। अब जो काउंटिंग गेम्स होती हैं इसमें हमारा फोकस जो है, आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जब आप चीज़ें काउंट कर रहे हो तो चीज़ें काउंट करने के लिए दो बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने काउंट करना है क्या वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं या उनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप देख के पहचान नहीं सकोगे कि ये पहले आप रिपीट हो रही है, ये पहले भी अपीयर हुई थी ये ऑब्जेक्ट के नहीं। यानी कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करनी है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग करनी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो एंटीनाज यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल है। यानी कि जो एक एंटीना जिस तरह का है दूसरा भी उसी तरह का एंटीना है, सारी प्रॉपर्टीज़ एंटीनाज की आपस में। तो आपके पास एन जो है वो एंटीनाज टोटल आपके उस सिस्टम में लगे हुए हैं। ठीक है। और दोज एंटीनाज आर लाइंड अप इन अ लीनियर ऑर्डर, मतलब एक तरतीब में एक लाइन की फॉर्म में लीनियर ऑर्डर में वो एंटीनाज आपने रख दिए हैं। द रिजल्टिंग सिस्टम जो उन एंटीनाज को वापस में कनेक्ट कर देंगे तो वो जो एक नेटवर्क सिस्टम बनेगा, दैट सिस्टम विल बी एबल टू रिसीव ऑल इनकमिंग सिग्नल्स एंड विल बी कॉल्ड फंक्शनल। ठीक है। जब वो सारा सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो उसको कहेंगे कि ये सिस्टम फंक्शनल है। एज लॉन्ग एज नो नो टू कंसेक्यूटिव एंटीनाज आर डिफेक्टिव। अब उस तरतीब में जो एंटीनाज को आपने लाइन अप कर दिया है एक लाइन में, उस उस तरतीब के अंदर अगर तो दो कंसेक्यूटिव आने वाले एंटीनाज ख़राब हो जाते हैं तो सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा और फंक्शनल नहीं रहेगा। और फंक्शनल रहेगा तो इसका मतलब है कि या तो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, सिस्टम फंक्शनल रहेगा तो इसका मतलब है कि दो कंसेक्यूटिव एंटीनाज ख़राब नहीं है कहीं पे भी किसी भी केस में। ठीक है। तो अब ये है कि या तो कोई एंटीना जो उस सीक्वेंस में आपने लगाए हैं या तो कोई एक एंटीना ख़राब है या सही है, और सिस्टम अगर कोई से दो कंसेक्यूटिव एंटीनास ख़राब हो गए तो सिस्टम फंक्शनल नहीं है। ठीक है। अब इट टर्न्स आउट दैट एग्जैक्टली m ऑफ n एंटीनास आर डिफेक्टिव। अब ये अगला सिनेरियो है कि आपको पता चल जाए कि आपने जो n एंटीनास लगाए हैं उनमें से जो है m जो है वो डिफेक्टिव हैं। तो फिर अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्टिंग सिस्टम विल बी फंक्शनल गिवन दैट के एन एंटीनाज हैं टोटल और उनमें से m जो हैं वो डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि आपका सिस्टम फंक्शनल होगा कि नहीं। तो ऐसे केस में आपको सारे पॉसिबल वेज फाइंड करने पड़ेंगे कि आपके जो है डिफेक्टिव सिस्टम जो है वो कितने वेज में डिफेक्टिव हो सकता है। और डिफेक्टिव तब हो सकता है जब जब दो कंसेक्यूटिव एंटीनाज ख़राब उसमें हो जाएं। ठीक है, तरतीब में। तो अब इस केस में जो उसने स्पेसिफिक वैल्यू, इसका जनरल आंसर तो वो आगे कर देगा, लेकिन फ़िलहाल स्पेसिफिक आंसर लेने के लिए उसने n इज इक्वल टू 4 ले लिया, यानी कि 4 एंटीनाज जो हैं वो कंसेक्यूटिव पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अगर 4 एंटीनाज जो हैं वो कंसेक्यूटिव एक तरतीब में पड़े हुए हैं तो फिर, और जो m की वैल्यू है अगर वो 2 है, यानी कि 4 एंटीनाज जो हैं वो एक लीनियर ऑर्डर में पड़े हुए हैं और उसमें से जो हैं दो जो हैं वो डिफेक्टिव हैं टोटल। सही है। तो उस केस में आपका नेटवर्क सिस्टम कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो पहले तो उसने सारे पॉसिबल वेज यहाँ पे लिख दिए हैं कि सारे ऑल पॉसिबल वेज इन विच यू हैव 4 एंटीनाज आउट ऑफ विच 2 आर डिफेक्टिव। तो देखो अगर तो ज़ीरो जो है वो डिफेक्टिव, अब यहाँ नीचे डिफाइन उसने कर दिया है कि 1 मीन्स द एंटीना इज़ वर्किंग एंड 0 मीन्स द एंटीना इज़ डिफेक्टिव। तो अगर तो आपके सिस्टम में 4 एंटीनाज हैं और 2 डिफेक्टिव हैं, और अगर हम 0 को कहें कि वो डिफेक्टिव है और 1 को कहें कि वो वर्किंग है, तो आपका 4 एंटीनाज का सिस्टम जो है वो इन टोटल वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और वे नहीं है। अगर आप सारे एंटीनाज को अरेंज कर दें जितने मर्जी मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो ये इतने पॉसिबल वेज बनते हैं कि आपका 4 एंटीनास का सिस्टम होगा और उसमें से 2 जो हैं वो एंटीनास डिफेक्टिव होंगे, 2 ज़ीरो वाले होंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले केस में टोटल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस फाइंड कर ली कि इन इतने एंटीनास जिसमें से इतने डिफेक्टिव हैं उनकी बेस पे टोटल कितने डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं।
तो आपने ये सारे के सारे लिस्ट कर दिए कि इतने वेज हैं जी, ठीक हो गया। अब इन वेज में देख लो कि कितने टोटल जो हैं नेटवर्क सिस्टम्स इनमें से फंक्शनल हैं और कितने जो हैं वो फंक्शनल नहीं हैं। जो पहला नेटवर्क सिस्टम बना है उसमें पहला एंटीना डिफेक्टिव है, अगले दो जो हैं वो वर्किंग है और चौथा एंटीना डिफेक्टिव है। क्या ये सिस्टम फंक्शनल होगा कि नहीं, पहले वाला बताएं ज़रा। नो सर, क्यों? नो सर, होने के लिए सर ये तो फंक्शनल है। डिफेक्टिव, होगा सर, ये फंक्शनल है ये क्योंकि फंक्शनल 2 है। कंसेक्टिव एंटीनास डिफेक्टिव नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, उसने कहा है कि आपका सिस्टम फंक्शनल होगा अनलेस एंड अनटिल दो कंसेक्यूटिव एंटीनास जो हैं वो डिफेक्टिव ना हो। तो अब तो यहाँ पहले नेटवर्क सिस्टम में दो कंसेक्यूटिव एंटीनास डिफेक्टिव नहीं है, वरना तो दो जीरो इकट्ठे आ रहे होते। तो पहला जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो वर्किंग सिस्टम की है। सेकंड वाला जो है वो क्या फंक्शनल है कि डिफेक्टिव है? सेकंड सिस्टम, ये भी फंक्शनल है। सेकंड भी फंक्शनल है। थर्ड का बताएं। थर्ड भी सर जी फंक्शनल। चौथा, फोर्थ, सर वो नहीं है, ये डिफेक्टिव है क्योंकि है, फोर्थ उसमें 2 डिफेक्टिव है। 0 फिफ्थ, कनेक्ट आ रहे हैं कंसेक्टिव। जी बिल्कुल, सर फिफ्थ भी डिफेक्टिव है। यस सर, 6 भी डिफेक्टिव। सिक्स्थ भी डिफेक्टिव है। तो अब देख लो आप कि आपने जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अपनी बनाई है कि 4 एंटीनास हैं और 2 डिफेक्टिव हैं उनमें से। तो इन 4 एंटीनास को यूज़ करते हुए जितने सिस्टम्स आप नेटवर्क के बना सकते हो उनमें से आधे जो होंगे वो डिफेक्टिव होंगे और आधे जो होंगे वो वर्किंग होंगे। टोटल पॉसिबल जो सिस्टम्स बन सकते हैं इन एंटीनास के ज़रिए पहले वो काउंट करने ज़रूरी हैं कि वो 6 हैं। अब ये 6 जनरल कितने होंगे ये हमने जनरल काउंट करना होगा अगर एम एंटीनास के हिसाब से करते हैं। लेकिन फिक्स केस में 4 एंटीनास के केस में हम ये टोटल लिस्ट कर दिया हमने सारा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे। पहले ये तो कि पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि गिवन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए टोटल कितने सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी, नंबर 1। फिर नंबर 2 कि आपकी फेवर आपने जो अब चाहिए, हमें चाहिए कि फंक्शनल कितने होंगे हमारे जो नेटवर्क्स हैं। तो फिर वो उसमें से फिर वो निकलेंगे, टोटल कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे पहले, उसमें से अपनी फेवर में कितनी कॉन्फ़िगरेशन है उनको काउंट करोगे, उन दोनों को डिवाइड करोगे। यानी कि पहले आप फाइंड करोगे जो है टोटल कितनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। फिर आप देखोगे कि आपकी फेवर में कितनी है वो ऊपर आ जाएंगी। और फिर इन दोनों की डिवीजन से आपको मिलेगा, फेवर वालों को मैं जो है वो ए कह लेता हूँ चलो। और फिर इन दोनों की डिवीजन से आपको जो मिलेगा उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फंक्शनल सिस्टम। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी की जनरल डेफिनेशन मैं पहले से कोड कर देता हूँ, अभी हमें चाहिए तो नहीं वो। तो प्रोबेबिलिटी की जनरल डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ वेज इन द फेवर ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो इसको इस डिवीजन से जो नंबर मिलता है उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। और वो इवेंट क्या है यहाँ पे, कि इवेंट हमारा ये है कि सिस्टम फंक्शनल होगा या नहीं। तो सिस्टम का फंक्शनल होना इवेंट है। सिस्टम के फंक्शनल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स फाइंड करो, डिनोमिनेटर में रख दो, कितने फंक्शनल हैं उनमें से उनको उसको डिनोमिनेटर में रख दो, तो फंक्शनल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पे आपने फिर जो वैल्यूज़ दी हुई थी उनके ऊपर मुश्तमिल टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स फाइंड किए 6, उसको डिनोमिनेटर में रख दिया 6। फिर न्यूमरेटर में देखा कि आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फंक्शनल सिस्टम। तो देखेंगे टोटल कितने, उन 6 में से टोटल फंक्शनल कितने हैं। आपने देखा कि वो 3 फंक्शनल हैं, तो आपने 3 को न्यूमरेटर में रख दिया। 3/6 की वैल्यू आ गई 0.5। और 0.5 जो है ये नीचे उसने आंसर को अपने एनालाइज किया हुआ है, मैं बॉक्स कर रहा हूँ। तो 3/6 को उसने डिवाइड किया तो उससे 1/2 आ गया 0.5। और 0.5 इज़ द प्रोबेबिलिटी कि इस तरह का सिस्टम फंक्शनल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है या 50% चांसेस हैं कि वो सिस्टम फंक्शनल होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होगी। ठीक है। और ये फिर वही बात है जिस तरह कोरिलेशन कोएफिशिएंट में मैं कह रहा था कि अगर 0 के करीब आंसर है तो चांसेस बहुत कम है उस इवेंट के होने के। अगर इस इवेंट का आंसर 0.1 आता तो हम कहते कि भाई सिर्फ 10% चांस हैं कि आपका ये सिस्टम फंक्शनल होगा, इसका मतलब है कि सिस्टम के फंक्शनल होने के चांस बहुत कम है। और अगर इसका आंसर 0.9 या 1 आता तो हम कहते हैं कि भाई 100% चांसेस हैं कि सिस्टम फंक्शनल होगा ही होगा, सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव नहीं हो सकता।
लेकिन अभी क्योंकि 6 टोटल सिस्टम में, उनमें से 3 जो हैं वो ख़राब हैं और 3 सही हैं, तो उसका मतलब है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और गलत होने, डिफेक्टिव होने की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। सही हो गया। प्रोबेबिलिटी की समझ आई है बेसिक? अभी बिल्कुल बेसिक है, अभी हमने काफ़ी डिस्कस करना है प्रोबेबिलिटी को। अभी सिर्फ एक सिनेरियो उसने बनाया ताकि हम जो है वो अंडरस्टैंड करें कि चीज़ों की जो काउंटिंग है हमें वो पहले करनी पड़ेगी, और उसमें से फिर हम देखेंगे कि फेवरेबल कितनी आउटकम्स आ रही हैं, और फिर हम उनको डिवाइड कर देंगे। आगे चल के प्रोबेबिलिटी को वो फिर फॉर्मली डिफाइन भी कर देंगे हम। यहाँ तक समझ आ गया अभी आपको? जी सर। ओके गुड। सही है। अच्छा, सबसे पहले जो काउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है ना, वो है द बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि आपको चीज़ों की जो काउंटिंग है वो मल्टीप्लिकेटिव होगी, यानी कि मल्टीप्लाई करके नंबर्स को आप टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो आपने किस तरह करना है, कि वो जो इवेंट्स हैं जो जो आ रही हैं, वैल्यूज़ आ रही होंगी, वो किस तरह की होंगी, तो क्या आप उनको मल्टीप्लाई कर सको। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को पढ़ो। मैं किसी से उसका एनालिसिस पूछूंगा। मैं 1 मिनट में अपना चार्जर कनेक्ट कर लूँ, बैटरी लो हो रही है। तो आप इसकी बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पढ़ के मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें। चलें शाबाश, स्टेटमेंट पढ़ें 2-3 लाइनें।
हेलो। जी सर। हाँ जी, ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर हो रही है। अच्छा जी, ओके, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि बेसिक अच्छा अटेंडेंस ले लीजिएगा, जो स्टूडेंट देती है ना अटेंडेंस। जी सर हो ओके, गई। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो क्या कहता है कि आपने जो काउंटिंग करनी है बेसिक, सबसे सिंपल वे काउंटिंग का जो हो सकता है वो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चीज़ों की जो वैल्यूज़ हैं या वेरिएशन है वो एक स्पेसिफिक तरीके की होनी चाहिए। तो ये क्या प्रिंसिपल है, ज़रा कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने? जी सर। हाँ जी, बताइएगा तो फिर ज़रा सर बेसिक इसमें यह है कि प्रिंसिपल। अगर हाँ हमारे जी, पास दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो ठीक है। हमारे पास जो एक फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ रहा है M, हम्म, तो हमने कहा कि अगर हमारे पास फर्स्ट वाले का रिजल्ट M आ रहा है तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की हर आउटकम के लिए हमारे पास जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसकी आउटकम पॉसिबल n आउटकम्स हो सकती है, मतलब जितनी उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी ना उतनी। हाँ। अगर ऐसा हो तो फिर हमारे पास दोनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनका रिजल्ट MN के इक्वल आएगा। ओके, चलो ठीक है, आपने एक्सप्लेनेशन दी है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो सिनेरियो है वो इस तरह का है कि आपने दो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, उनका नाम रख लेते हैं। तो अब एक्सपेरिमेंट 1 की आउटकम्स होंगी कुछ, यानी कि एक्सपेरिमेंट 1 का रिज़ल्ट जो है वो समझ लो कि अगर n पॉसिबल वेज़ में आ सकता है, या यहाँ पे उसने क्या कहा है, एक्सपेरिमेंट 1 कैन रिजल्ट इन m पॉसिबल वेज़। तो ये सपोज करो कि एक्सपेरिमेंट 1 है, तो एक्सपेरिमेंट 1 का जो रिज़ल्ट है वो m पॉसिबल वेज़ में आ सकता है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू m। ठीक है, ये उसके m आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट 1 की। फिर एक्सपेरिमेंट 1 की हर आउटकम के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो n पॉसिबल वेज़ में आ सकता है। अब देखो, एक्सपेरिमेंट 1 को मैंने जो लेबल किया यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज़ कौन सी हैं, आउटकम्स, आउटकम 1 अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, आउटकम 2, आउटकम 3 एंड सो ऑन, आउटकम m, ये हैं एक्सपेरिमेंट 1 के आउटकम्स। फिर एक्सपेरिमेंट 1 की जो पहली आउटकम है यानी कि 1, उसके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट 2 जो है उसकी डिस्टिंक्ट n आउटकम्स आ रही हैं, उसको मैं आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम n कह रहा हूँ, और उसको मैं ओवरलाइन कर रहा हूँ। जो अंडरलाइन है ये आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट 1 की, जो ओवरलाइन है ये आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट 2 की। अब देखो, एक्सपेरिमेंट 1 की पहली आउटकम के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट 2 की n आउटकम्स आ रही हैं, एक्सपेरिमेंट 1 की सेकंड आउटकम के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट 2 की अगेन n आउटकम्स आ रही हैं। फिर एक्सपेरिमेंट 1 की mth आउटकम के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट 2 की फिर से n आउटकम्स आ रही हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट 1 की हर वैल्यू के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट 2 की ऑल n आउटकम्स, और एक्सपेरिमेंट 2 की हर आउटकम के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट 1 की ऑल n आउटकम्स डिस्टिंक्ट हैं। तो फिर ऐसे केस में अगर आपने दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं तो टोटल वेज जिसमें ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट आएगा वो m मल्टीप्लाइड बाय n होंगे। ये टोटल वेज एक्सपेरिमेंट के हैं, आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है सारों की, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है कि अगर तो आउटकम्स इंडिपेंडेंट चल रही होती हैं एक इवेंट की दूसरे इवेंट से, तो हम इनके आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। अभी एग्जांपल आगे आएगी फिर और क्लियर हो जाएगा। अभी आपने ये सिनेरियो याद रखना है कि एक एक्सपेरिमेंट की एक आउटकम के अगेंस्ट दूसरे एक्सपेरिमेंट की सारी आउटकम्स अवेलेबल होती हैं। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपने याद रखनी है। एग्जांपल ले लेते हैं जी। ओके, अ स्मॉल, ये एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल 2 है, अ स्मॉल कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ 10 वुमेन, ईच ऑफ होम हैज़ 3 चिल्ड्रन। ठीक है, एक छोटी सी कम्युनिटी है उसमें 10 औरतें हैं, हर जो हैं वो 3 चिल्ड्रन हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर बहुत आसान होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ही आपको समझ ना आए तो फिर आंसर ही नहीं निकलता है। एंड वन ऑफ पेरेंट आर टू बी चोजन एज मदर एंड चाइल्ड ऑफ द ईयर
हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस आर पॉसिबल। अब आपने क्या चूज़ करना है इस एक्सपेरिमेंट में, ज़रा अपने अल्फाज में मुझे बताएंगे। हाँ जी, इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चूज़ करना है। हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करे इसको। सर एक मदर और एक जो चिल्ड्रन है उसको चूज करना है। एक मदर और एक उस मदर के अपने चाइल्ड, उस मदर के चाइल्ड, ठीक है। वैसे तो 10 वुमेन हैं, हर एक के 3 चिल्ड्रन हैं, तो टोटल जो है वो 30 होंगे। एक 30 चिल्ड्रन नहीं चूज करने, आपने 30 में से एक चिल्ड्रन एक, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, तो इसका मतलब है कि हमने जो रिजल्ट देना ना वो होगा कुछ इस किस्म का। आपने काउंटिंग गेम्स जितनी भी होंगी उसमें आपने जो चीज़ चाहिए उसके अगेंस्ट आपने एक इस तरह की ना डमी सा एक बना लेना है आउटपुट। आपको दो चीज़ें चाहिए ना आउटपुट में, एक वुमेन चाहिए और एक उसका चाइल्ड चाहिए, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है कि आपकी जो आउटकम होगी उसके दो हिस्से होंगे, एक होगी वुमेन और एक होगा उसका चाइल्ड, ठीक है। तो जो आउटपुट आनी है ना, मैंने उस आउटपुट का स्ट्रक्चर बना लिया कि आउटपुट मेरी जो होगी वो एक वुमेन होगी और एक चाइल्ड होगा। तो दो मैंने बॉक्स फिल करने हैं, एक बॉक्स में वुमेन और एक में चाइल्ड। अब ये जो बॉक्स मैंने बनाएंगे इसलिए हैं कि दो पोजीशंस फिल करनी है वुमेन और चाइल्ड की, वो हो गई। अब इन दोनों बॉक्सेस के अगेंस्ट हम इनके नंबर ऑफ़ वेज लिखेंगे और उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब बताएं ज़रा, वुमेन जो है वो टोटल कितनी है। 10। और 10 वुमेन से वुमेन मदर ऑफ द ईयर हो सकती है, ठीक है। अगर तो ऐसा होता ना कि वो बताता कि इन 10 में से जो हैं वो वुमेन्स जो हैं वो इतनी इतनी अलग अलग हैं, ये और इनमें से ये मदर ऑफ द ईयर हो सकती हैं, दूसरी नहीं हो सकती हैं, तो फिर तो हम कहते कि हमें और सोचना पड़ेगा एनालिसिस। लेकिन उसने कहा है कि 10 वुमेन हैं और 3 हर एक के चिल्ड्रन हैं। डिस्टिंग्विश नहीं किया कि कौन सी वुमेन अच्छी है कौन सी बुरी है और चिल्ड्रन का क्या है, तो सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वुमेन चाइल्ड जब चूज़ करना है आपने बेस्ट, तो वो कोई भी हो सकता है उनमें से। तो 10 वुमेन कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो वुमेन चूज़ करनी है वो आपने 10 में से कोई एक वुमेन चूज़ करनी है। और नंबर ऑफ़ वेज कितने हो सकते हैं वुमेन चूज़ करने के, 10 हो सकते हैं। आप चाहे पहली वुमेन चूज़ कर लें, आप चाहे दूसरी वुमेन चूज़ कर लें, आप चाहे 10th वुमेन चूज़ कर लें। तो 10 नंबर ऑफ़ वेज लिखने का मतलब क्या है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो वुमेन 1 वुमेन 2 से लेके वुमेन 10 तक कोई भी आ सकता है। तो आपने जस्ट आउटकम्स लिखने के बजाय उसके नंबर ऑफ़ वेज लिख दिए हैं। तो ये हमने लिख दिया W10 और W के अगेंस्ट आपने 10 लिख दिया कि W को चूज़ करने के, यानी कि वुमेन को चूज़ करने के 10 वेज हैं। समझ आ गई कि वुमेन को चूज़ करने के 10 वेज क्यों हैं, क्योंकि 10 वुमेन है, कोई भी हो सकती है आउटपुट रिजल्ट के तौर पे। तो इसलिए जी 10 सर। 10 वेज में ये पहला हिस्सा इसका कंप्लीट होगा। फिर जब आपने वुमेन चूज़ कर ली है, अब सपोज़ करो कि 10 वेज वो ख़त्म हो गए, अब आपने वो यूज़ कर लिया। अब आपने कहा कि उनमें से 10 वुमेन में से कोई एक वुमेन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया, वो वहाँ पे रख दिया। अब सेकंड आउटकम पे आ जाओ। सेकंड आउटकम क्या है कि जो भी वुमेन चूज़ की गई है फर्स्ट पार्ट में, अब आपने उसके 3 चिल्ड्रन में से कोई एक चाइल्ड चूज़ करना है, क्योंकि चिल्ड्रन जो हैं वो उसी वुमेन के हैं। ऐसे नहीं है कि 30 चिल्ड्रन में से आपने कोई एक चाइल्ड चूज़ करना है। आपने जो एक वुमेन चूज़ की है उसके 3 चाइल्ड जो है चिल्ड्रन हैं उसमें से एक चाइल्ड चूज़ करना है। समझ आ रही है क्वेश्चन की नेचर को, आपने गौर से पढ़ लेना है। चूज़ अब एज मदर एंड चाइल्ड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। तो मदर और उसका चाइल्ड चूज़ करना है। तो जब आपने 10 में से एक मदर चूज़ कर ली है तो फिर आपने उस मदर के कितने चाइल्ड चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन हैं। तो 3 में से एक चिल्ड्रन चूज़ करेंगे, कितने वेज हो सकते हैं, 3 में से 3। हर एक के 3 चिल्ड्रन हैं, तो 3 में से एक चाइल्ड चूज़ करना है। तो आप 3 वेज में चूज़ कर सकते हो। चाहे आप चाइल्ड नंबर 1 चाइल्ड 1 चूज़ कर लो, जो भी अगर आपने उनकी नंबरिंग करनी है, चाइल्ड 2 चूज़ कर लो या चाइल्ड 3 चूज़ कर लो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं क्वेश्चन को और आप देखते हैं कि टोटल औरतें 10 हैं और टोटल बच्चे जो हैं वो 30 हैं, और सेकंड आउटकम में आप अगर 30 चिल्ड्रन में से एक चाइल्ड चूज़ करते तो आपके नंबर ऑफ़ वेज 30 हो जाते और क्वेश्चन का आंसर 30 के बजाय 3300 हो जाता। समझ आ रही है बात की, और गलत हो जाता वो बात। तो इसलिए आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेना है
आपको एक वुमेन चूज़ करनी है और एक उस वुमेन के एक चिल्ड्रन में से एक चाइल्ड चूज़ करना। तो टोटल वुमेन 10 हैं, 10 में से एक वुमेन चूज़ करने के 10 वेज, और फिर उस वुमेन जो एक वुमेन आर्बिट्ररी चूज़ कर ली आपने 10 वेज में, तो उस एक वुमेन के अब 3 चिल्ड्रन हैं, उसमें से एक चाइल्ड चूज़ करने के 3 वेज हैं। वो चाइल्ड C1 C2 C3 कोई भी हो सकता है, 3 वेज हो गए। तो इन 10 और 3 वेज को अब मल्टीप्लाई कर देना आपने, और उसका जवाब जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें आपका ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। अब बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो रहा है, कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? कैसे अप्लाई हो रहा है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल? सर 10 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ, वो तो आपने कर दिया ना मल्टीप्लाई। पहले आप जस्टिफाई करेंगे कि भाई बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पे अप्लाई होता है, दैट इज व्हाई यू आर मल्टीप्लाइंग 10 एंड 3। तो पहले तो बताइए कैसे आउटकम्स कैसे सेटिस्फाई कर रही हैं बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल को। ऊपर देखो, टेबल अभी भी नजर आ रहा है, वही आंसर है। कैसे? सर इसमें यही है ना कि हमारे पास जो होता है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम आ रही है वो वो सेकंड एक्सपेरिमेंट की हर टर्म के साथ आएगी। हाँ, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की एक आउटकम के अगेंस्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट की सारी आउटकम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट अलग अलग अपीयर होंगे। यानी कि जिस तरह वहाँ पे था 1 1 1 2 1 n, तो यहाँ पे आउटकम्स क्या हैं? W1 अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की आउटकम है तो W1 के अगेंस्ट C1 C2 C3 अलग आउटकम्स हैं। यानी कि W1 जो है वो फर्स्ट वुमेन है और फर्स्ट वुमेन के 3 चिल्ड्रन हैं C1 C2 C3। फिर जब W2 चूज़ करोगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के आउटकम, तो W2 के अगेंस्ट भी C1 C2 C3 अलग ही आएंगे क्योंकि वो सेकंड वुमेन के 3 चिल्ड्रन हैं C1 C2 C3। फिर इसी तरह थर्ड वुमेन W3 के अगेंस्ट फिर C1 C2 C3 अलग आएंगे। यानी कि W3 के साथ C1, फिर W3 के साथ C2, फिर W3 के साथ C3। तो ये थर्ड वुमेन के साथ कोई भी चाइल्ड आ सकता है। फिर 10th वुमेन के साथ अगेन 10 वुमेन के जो 3 चिल्ड्रन हैं 10th वुमेन के C1 C2 C3 वो फिर अलग आएंगे कि W10 के साथ C1, W10 के साथ C2 और W10 के साथ C3। तो आप इन सब को जब सम अप करोगे तो वो 30 ही बनेगा। समझ आ रही है बात की? ये जो मैंने ऊपर लिस्ट लिखी थी ना ये आउटकम्स की, असल में इसका पूरा टेबल उसी तरह बनेगा जैसे कि वहाँ बना हुआ है। वहाँ पे M क्रॉस N का टेबल बना हुआ है और हमारे केस में 10 क्रॉस 3 का बनेगा, 10 रोज और 3 कॉलम्स। और आउटकम्स क्या होंगी? W1 C1, W1 C2, W1 C3, फिर W2 C1, W2 C2, W2 C3 एंड सो ऑन, W10 C1, W10 C2, W10 C3। और ये टोटल आप काउंट कर लेना, ये बनेंगी 30। जिस तरह उस टेबल में M रोज और N कॉलम्स हैं, टोटल आउटकम्स M इंटू N बनती हैं, तो हमारे केस में 10 रोज हैं तो 10 30 बनेंगे। तो इस तरह आप कोई भी आउटकम इसमें से वुमेन चाइल्ड ऑफ द ईयर की हो सकती है। तो इस तरह से टोटल 30 बनती हैं। तो हमने कहा कि 10 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 30 इस तरह भी आ जाएगा। सही हो गया? चेक कर लोगे फिर ये एक्सपेरिमेंट को देखते हुए चेक करना कि इस पे बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि नहीं। पहले आपने ये ऑब्जर्व करना है और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको देखोगे कि W1 जो है उसके साथ ये 3 आउटकम्स बिल्कुल अलग अलग आ सकती हैं। फिर आपने देखना है कि W2 के साथ भी तीनों अलग अलग आ सकती हैं। तो इस तरह जब हर एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम के साथ दूसरे की सारी आउटकम्स अलग अलग आ सकती हैं तो तभी बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके जी, तो ये आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल मिल गई है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने की। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जनरलाइज भी किया जा सकता है। अगर आपने 2 एक्सपेरिमेंट के लिए अप्लाई किया है तो वो 2 एक्सपेरिमेंट्स की प्रोडक्ट हो गई आउटकम्स की। और अगर यहीं पे 3 4 या n एक्सपेरिमेंट्स हो जाएं और हर एक के आउटकम्स के अगेंस्ट बाकी सबके आउटकम्स इंडिपेंडेंटली आएँ तो हम सबके आउटकम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल के तौर पे ये 2b ले लीजिए। अब 2b के अंदर जो है, अब आपने थोड़ा जल्दी इसको खुद से एनालाइज कर लेना। 2b के अंदर जो है ना वो कॉलेज की एक प्लानिंग कमेटी बनानी है। उसमें 3 फ्रेशमैन होंगे, 4 सोफोमोर्स होंगे, 5 जूनियर्स होंगे और 2 जो हैं वो सीनियर्स होंगे। ठीक है, ये ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 के स्टूडेंट्स के लिए ये नोटेशंस होती हैं ना, फ्रेशमैन फर्स्ट ईयर के, सोफोमोर सेकंड ईयर के, जूनियर 3 ईयर के।
और सीनियर 4th ईयर के। तो ये आगे आप कमेटी जो बनानी है वो बता दिया उसने कि 3 फ्रेशमैन चाहिए, 4 सोफोमोर चाहिए, 5 जूनियर्स चाहिए, 2 सीनियर चाहिए। तो इतने इतने लोग आपको चाहिए कमेटी बनाने के लिए। अब कहता है कि सब कमेटी ऑफ 4, अच्छा ये कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो ऊपर वाली है ना, 3 फ्रेशमैन, 4 सोफोमोर, 5 जूनियर, 2 सीनियर, इसकी ये कमेटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कमेटी, ठीक है। कॉलेज प्लानिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ दीज मैनी मेंबर्स, तो वो कमेटी ऑलरेडी है। सब कमेटी ऑफ 4 मेंबर्स consisting of one person from each class is to be chosen, ठीक हो गया। अब इस कमेटी की सब कमेटी बनाने के से 3 फ्रेशमैन में से एक चाहिए, 4 सोफोमर में से एक चाहिए, 5 जूनियर में से एक चाहिए, 2 सीनियर्स में से एक चाहिए। तो इन सब क्लासेस में से एक एक को मिला के एक सब कमेटी बनानी है 4 लोगों की, ठीक है। कितने वेज में ये कमेटी सब कमेटी बन सकती है, कितने डिफरेंट वेज में, अभी आपको काउंट करने हैं। तो अगेन मैंने कहा था कि आउटकम को सामने रखते हुए जो आउटकम चाहिए बॉक्सेस बना लें आप। तो आउटकम्स के कितने पार्ट्स हैं इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं, आउटकम जो चाहिए आपको उसके कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। आउटकम के अंदर जो है पहले एक फ्रेशमैन आएगा, फिर एक जो है वो सोफोमोर आएगा, फिर एक जूनियर आएगा और फिर एक सीनियर आएगा, ठीक हो गया। तो आपको जो आउटकम चाहिए उसके 4 पार्ट्स होंगे। तो आपने 4 प्लेसेस पहले से बना ली और फिर उनके अंदर वेज लिख लेना। तो अब बताओ कि अब ये 4 आउटकम्स हैं, तो पहली आउटकम कैसे आएगी? पहली आउटकम आएगी 3 फ्रेशमैन में से एक फ्रेशमैन चूज़ करना। तो कितने वेज हैं 3 फ्रेशमैन में से एक फ्रेशमैन चूज़ करने के? 4। 3। हाँ, 3 फ्रेशमैन में से एक फ्रेशमैन चूज़ करना। तो 3 ही वेज होंगे ना, या पहला फ्रेशमैन ले लो, या दूसरा फ्रेशमैन ले लो, या तीसरा फ्रेशमैन ले लो। तो 3 ठीक फ्रेशमैन है। टोटल, उनमें से एक फ्रेशमैन चाहिए, तो 3 वेज हैं, कोई भी एक बंदा आ सकता है उसमें से। जब आप एक फ्रेशमैन ले लोगे तो 4 सोफोमोर्स में से एक सोफोमोर लेना। फिर फ्रेशमैन की जो चॉइस ली हुई है आपने, उससे सोफोमोर्स पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशमैन पहले तीनों में से जो भी फ्रेशमैन ले लो तो अगले 4 सोफोमोर तो वहीं पे रहने हैं, उनमें से भी एक लेना ही पड़ना है। तो इसका मतलब है कि जो फ्रेशमैन की चॉइस है प्रीवियस, उससे सोफोमोर की आगे लेने वाली चॉइस इफेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब 4 सोफोमोर में से एक सोफोमोर चूज करना है, तो कितने वेज? 4। फिर आपने एक फ्रेशमैन और एक सोफोमोर चूज कर लिया हुआ है। अब 5 जूनियर चूज करने हैं, तो 5 जूनियर तो 5 जूनियर में से लेने हैं, पिछली ऑप्शंस इफेक्ट नहीं करती इस चॉइस को। 5 जूनियर में से एक जूनियर चूज करने के 5 वेज हैं, जो मर्जी जूनियर ले लो, जूनियर 1 ले लो, जूनियर 2 ले लो, जूनियर 3 ले लो, या जूनियर 5 ले लो, ठीक है। फिर इसी तरह जूनियर भी चूज कर लिया, तो 2 सीनियर में से एक सीनियर लेना है, कितने वेज? 2 सीनियर में से एक सीनियर चूज करना, कितने वेज? 2 2 ही वेज सर। है। हाँ, 2 वेज ही हुआ है ना, 2 सीनियर हैं, उनमें से एक सीनियर लेना, तो बेशक सीनियर 1 ले लो, सीनियर 2 ले लो। तो अब अगली चीज़, आपने नंबर ऑफ वेज तो लिख लिए हर एक को अलग अलग चूज़ करने के। अब क्या इस पे बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है क्या? कौन जस्टिफाई करेगा कि होता है? हाँ जी, कौन बता रहा है कि इस पे बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है? सर वो होता है बेसिक प्रिंसिपल का, क्योंकि हमारे पास हर एक्सपेरिमेंट के लिए अगले एक्सपेरिमेंट की एंट्रीज उतने नंबर्स बन रहे हैं। मतलब अगर हम लोग एक फ्रेशमैन 3 में से एक फ्रेशमैन चूज कर रहे हैं, तो वो अगले सोफोमोर्स की 4 पॉसिबिलिटीज के साथ आ रहे हैं। सेम मतलब ऐसे ही सोफोमोर्स की 4 जूनियर्स और सीनियर्स में। इफेक्ट नहीं करेगा ना? जी सर। हाँ बिल्कुल ही। जो मैंने अब ओके। इंटरप्रेट करते वक्त कहा था ना कि इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी वजह ये थी कि आप ये कह रहे हो कि 3 फ्रेशमैन में से जो मर्जी फ्रेशमैन ले लो, उसके साथ सोफोमोर्स लेने की चॉइस या जूनियर लेने की चॉइस या सीनियर लेने की चॉइस चेंज नहीं होती है। आप सोफोमोर, अगर आप फ्रेशमैन 1 ले लोगे तो उसके साथ भी चारों सोफोमोर में से जो मर्जी ले लो। अगर आप फ्रेशमैन 2 लेते हो तो उसके साथ भी चारों सोफोमोर में से जो मर्जी ले लो। फ्रेशमैन 3 लेते हो तब भी जो मर्जी सोफोमोर ले लो। समझ आ रही है बात? इसका मतलब है कि अगले आउटकम जो है वो पिछले आउटकम से जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि एक आउटकम के अगेंस्ट दूसरे एक्सपेरिमेंट की सारी आउटकम्स अवेलेबल हैं। समझ आ रही ना बात की? तो अब इसका मतलब है कि ये तो फिर तो काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो आप इन सब को मल्टीप्लाई कर देना, इन सब को मल्टीप्लाई करके जवाब नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 120 जवाब आ रहा है, ठीक है।
तो ये 120 जो है ये आपका रिज़ल्ट है कि 120 वेज में आप वो सब कमेटी जो चाहिए वो फॉर्म कर सकते हो। अब ये 120 भी बड़ा है आंसर, वरना मैं आपको कहता कि मुझे ये सारे जो आंसर हैं यानी कि जो कमेटीज़ आपने बनाई हैं अपने आंसर के अंदर, ये सारी कमेटीज़ लिस्ट करके दिखाओ, यानी कि ये 120 कमेटीज़ कौन सी हैं जो आपने बनाई हैं उस बड़ी कमेटी में से, तो वो लिस्ट करो। तो लिस्ट करने का मतलब है कि आप फिर लिस्ट करते सारी आउटकम्स जो आपके एक्सपेरिमेंट की हैं, मतलब कि आप कहते हैं कि फ्रेशमैन 1 F1 कह लेते, F1 के साथ सोफोमोर 1 ले लिया S1, फिर जूनियर 1 ले लिया J1, फिर उसके साथ सीनियर 1 ले लिया, उसको कोई और S कह लो या कुछ और कह लो S1, फिर इसी तरह फ्रेशमैन 2 के साथ ये सारे ले लिए, फिर फ्रेशमैन 3 के साथ ये सारे ले लिए। तो मतलब फिर लेवल वाइज वो सारी आउटकम अलग अलग लिख के दिखानी है कि भाई ये देखो ये 120 टोटल कमेटीज़ बन रही हैं, बना के दिखानी है, ताकि आपको पता चले कि भाई वाकई जस्ट मल्टीप्लाई करके वो 120 नहीं निकाल लिया, 120 कमेटीज़ कोरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही हैं सामने। ठीक है जी सर, ये अब चीज़ हमने कॉम्बिनेटोरिक्स में की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में कमेंटोरिक्स का ही चैप्टर है ये वाला, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगले क्वेश्चन की आउटकम और भी ज़्यादा है, मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दूँ कि आप आउटकम लिस्ट करके दिखाओ मुझे। अब ये देखो ज़रा, फॉल 2015 में ये क्वेश्चन मिड टर्म में दिया था मैंने एक बार, तो बहुत पुरानी बात है। अच्छा खैर ये बुक आपके पास है ना, ग्रुप में भेजी हुई है मैंने ये किताब। जी सर है। वेरी गुड, ये सर है। अच्छा जी सही हो गया। चलें जी, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2C को देख लें साथ। क्वेश्चन नंबर 2C में कहता है हाउ मैनी डिफरेंट 7 प्लेस लाइसेंस प्लेट्स आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 places आर टू बी फिल्ड बाय लेटर्स एंड फाइनल 4 बाय नंबर्स। तो आपकी लाइसेंस प्लेट है 7 डिजिट्स की या 7 प्लेसेस की लाइसेंस प्लेट है, और लाइसेंस प्लेट में पहली 3 जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स आने हैं, सॉरी पहले 3 लेटर्स आने हैं और जो अगले 4 हैं वो नंबर्स आने हैं। ठीक है, तो पहले 3 पे लेटर रखने हैं, अगले 4 पे जो हैं वो नंबर्स रखने हैं। तो अब बताओ कि टोटल कितनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स बना सकते हैं इस तरह की। तो 7 पोजीशंस का आपने जो है वो बना लेना एक बॉक्स। तो मैं यहाँ पे इसी को 7 पोजीशंस में डिवाइड कर देता हूँ कि 2 पोजीशंस ये पहली 2 हो गई, ये पहला बॉक्स ये हो गया, दूसरा बॉक्स ये हो गया, और फिर अगली 5 पोजीशंस ये वाली हो गई, ये हो गया थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स और सिक्स्थ बॉक्स, और आखिरी वाला 7। ठीक हो गया, 7 बॉक्सेस बन गए, नज़र आ रहे हैं, 2 ऊपर हैं 5 नीचे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी जनरल स्ट्रक्चर, हो गया 7 प्लेसेस की एक नंबर प्लेट का, लाइसेंस प्लेट का। अब इसके पहले 3 डिजिट जो हैं, पहली 3 पोजीशन जो हैं वहाँ पे वो कहता है लेटर रखने हैं। लेटर का मतलब है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26, तो पहली पोजीशन पे 26 अल्फ़ाबेट्स में से जो मर्ज़ी रख लो। दूसरी पे भी अल्फ़ाबेट रखना है, जो मर्ज़ी रख लो उसने कहा है। तीसरी पे भी अल्फ़ाबेट रखना है, जो मर्ज़ी रख लो। पहली पे ए रखा है, दूसरी पे भी ए रख लेना, तीसरी पे भी ए रख लेना। पहली पे ए रखा है, दूसरी पे बी रख लेना, तीसरी पे सी रख लेना, सो ऑन। बहुत सारे वेज होंगे, जो मर्ज़ी अल्फ़ाबेट पहले पे रखो, जो मर्ज़ी अल्फ़ाबेट दूसरे पे रखो, जो मर्ज़ी अल्फ़ाबेट तीसरे पे रखो। समझ आ रही है? पहली 3 पोजीशन पे अल्फ़ाबेट रख दिए और उसके नंबर ऑफ़ वेज उस बॉक्स में लिख दिए। समझ आ रही है बात? फिर जो अगली 4 पोजीशंस हैं वहाँ पे नंबर्स रखने हैं, डिजिट्स। नंबर्स जो होते हैं वो 0 से 9 तक वेरी करेंगे, जो कि टोटल 10 बनते हैं। तो 0 से लेके 9 तक की कोई भी वैल्यू आप इस बॉक्स में रख सकते हो। इसका मतलब है कि 10 वेज हैं इसको फिल करने के, फोर्थ पोजीशन को, 10 वेज हैं फिफ्थ पोजीशन को फिल करने के, 10 वेज हैं सिक्स्थ पोजीशन को फिल करने के, 10 वेज हैं सेवन्थ पोजीशन को फिल करने के। तो इसका मतलब है कि पहली 3 पोजीशंस को फिल करने के 26 वेज हैं, क्योंकि 26 ईच वेज हैं क्योंकि वहाँ अल्फ़ाबेट्स रखने हैं। और अगली 4 पोजीशंस को फिल करने के 10 वेज हैं ईच, क्योंकि वहाँ पे नंबर्स रखने हैं। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ह्यूज नंबर आ जाएगा। इतनी सारी लाइसेंस प्लेट्स पॉसिबल हैं अगर आपको इस तरह का कोड बनाना है 7 लेंथ का। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है? नो सर। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जो 2 का पार्ट ई है ना, 2 का पार्ट ई सेम क्वेश्चन है पिछले वाला ही, लेकिन अब वो कहता है कि रेपिटेशन नहीं करनी। इफ़ रेपिटेशन अमंग लेटर्स और नंबर्स वाज प्रोहिबिटेड
अगर तो लाइसेंस प्लेट बनाते वक्त ए इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा ए नहीं करना, अगर बी इस्तेमाल कर लिया दोबारा बी नहीं करना, अगर 1 इस्तेमाल कर लिया दोबारा 1 नहीं करना, रेपिटेशन नहीं करनी। तो फिर कितने वेज होंगे? तो आपने फिर से 7 पोजीशंस की एक लाइसेंस प्लेट बना ली। पहले 3 पे अल्फ़ाबेट्स रखने हैं, दूसरे अगले 4 के ऊपर डिजिट्स रखने हैं। तो आप तरतीब से फिर से फिल करना शुरू कर दो, देख के आपको समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा है। पहली पोजीशन के ऊपर अल्फ़ाबेट रखना है, तो अभी क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट है तो कोई भी रेपिटेशन नहीं है, तो जी सर। पहले मर्जी अब अल्फ़ाबेट रख दो 6। अब आप अगली बताएं। और जब हम यहाँ पे यूज कर सर चुके हैं तो हम नेक्स्ट दोबारा के उसको लिए फिल नहीं करेंगे, इसलिए फिर बारी कम बारी हो बताएं। जाएगी हमारे पास चॉइसेस। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ठीक जवाब। पहली पोजीशन फिल करते वक्त तो पहले कुछ था ही नहीं, तो जो मर्जी अल्फ़ाबेट रख दो, लेकिन दूसरी पोजीशन फिल करते वक्त सर एक नेक्स्ट क्लास अल्फ़ाबेट की टाइम आ गया। अच्छा जी, ठीक हो गया, ओके। बस ये 2E को देख लो कि सेकंड पोजीशन फिल करते वक्त एक अल्फ़ाबेट कम है, इसलिए 25 रखे हैं वहाँ पे टोटल वेज। थर्ड पोजीशन फिल करते वक्त 2 अल्फ़ाबेट चूज़ कर चुके हो पहले, तो फिर टोटल 26 में से 2 अल्फ़ाबेट कम रखने हैं, तो इसको फिल करने के 24 वेज हैं। इसी तरह पहला डिजिट रखने के 10 वेज हैं, अगला डिजिट रखने के 9 वेज है क्योंकि एक डिजिट पहले रख दिया है, तीसरा डिजिट रखने के 8 वेज हैं क्योंकि 2 डिजिट पहले आ चुके हैं, चौथा डिजिट रखने के 7 वेज हैं क्योंकि 3 डिजिट्स पहले आ चुके हैं। तो विदाउट रेपिटेशन आंसर कम होता चला जाएगा, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा वेज होंगे इस तरह की प्लेट बनाने के भी। चलो जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, तभी इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा है। सर असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट बता दें। जो अभी प्रीवियस असाइनमेंट थी ना, इसको तो मैं अगले वीकेंड तक एक्सटेंड कर देता हूँ। जो आज क्वेश्चन दिए हैं 5, ये फिर समझ लो कि इसकी डेट में आपको नेक्स्ट बता मंडे दूँ। दिखेगा। हाँ चलो देखता हूँ, वो फिर ज़्यादा दूर हो जाएगा, वैसे वीक में कोई रख दूंगा, सर लेकिन नेक्स्ट अभी तो नहीं है कोई आपका? मेरा क्या समझ नहीं है, क्या कह रहे हैं? मेगा सर कोई क्विज तो नहीं ना है आपका? क्विज नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तक नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, चलें जी, ओके। अटेंडेंस शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।